हेलो हेलो, माइक चेक। क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के, कैसे सभी? हम बढ़िया, मस्त, मजे में। अच्छा, L10 के क्वेश्चंस बचे हुए। ठीक है बेटा, हाँ मुझे याद है L10 के क्वेश्चंस है और घर्षण के भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो भी हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। चिंता ना करो, कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे जिसमें हम, या कल की जो क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे एक ही बार में। तिरंगा बहुत तेज लहरा रहा था कल, तो कहां पर बेटा? चलो, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 3 का मैंने बोल दिया है, वो टेक्निकल टीम, मतलब वो मैंने आज भी उन्हें सुबह बोला था, तो बोल रहे सर हमने कर दिया। तुमने यार एक बार चेक करो अच्छे से। अच्छा, आपके यहाँ वो वीडियो में, अच्छा चलो ठीक है। हाँ, टुडे लास्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। पार सर बोले थे मुझे आई फ्लू हो गया। ओ भाई साहब, नहीं, हरिओम बेटा, ऐसा कुछ नहीं बोला सर ने। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज है लेक्चर नंबर 5। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या डिस्कस करना है? आज की क्लास में हमें नत समतल पर जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम, उसी में कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण बचे, ये करना है। और इसके अंदर दो ब्लॉक के निकाय में घर्षण मतलब ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक रहता है उसमें घर्षण के ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। आज 16 अगस्त हो गया है, 14 अगस्त को क्लास क्यों नहीं हुई थी? अच्छा, दो इंपॉर्टेंट सी बात है। तो देखो बेटा, मैं 2 चैप्टर और मिनिमम पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। 2 मिनिमम चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर जो होगा आपका यह कार्य ऊर्जा शक्ति, और उसके बाद में द्रव्यमान केंद्र और संघटन, है ना, और वृत्तीय गति। तो मतलब मेरे को अभी 15 दिन के करीब और लगेंगे। उसके बाद में मैं आपका क्लास 12 शुरू कर दूंगा। अगस्त में, सितंबर से हम क्लास 12 शुरू कर देंगे, चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, डाउनलोड करने पे चल रहा, तो सभी को एडवाइस है, लेक्चर नंबर 3 जो है वो डाउनलोड करने पे चल रहा है। लड्डू नहीं मिला तुम्हें, बहुत ही बढ़िया। हम मथुरा वृंदावन गए थे घूमने। मतलब घूमने क्या गए थे भैया, बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 118 के ऑप्शंस आ चुके हैं अब टेस्ट में, है ना। उस समय ऑप्शंस पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो वो हमने ऑप्शंस चेक करवा दिए, वो हो गया है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसमें हमने क्लास में भी करवाया था। 2 ब्लॉक रखे हुए थे और नीचे एक ब्लॉक लटक रहा था। नीट का प्रीवियस ईयर सवाल था और उसमें आंसर सी करने पर गलत आ रहा था, तो सी आंसर जो है वो उसका करेक्ट करवा दिया गया है। RM2 के साथ कब मिलेंगे? RM2 के साथ मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूं कार्य ऊर्जा शक्ति के साथ ही मिल जाए हम लोग। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा। चलो, करें क्लास की शुरुआत। चलो भाई, तो अब हम नत समतल पर घर्षण पर चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी। नत समतल पर घर्षण में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, उनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट सी बात क्या थी कि अगर यहाँ पे एक थीटा कोण है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसमें नीचे की तरफ जो त्वरण होगा वो होता है g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कितनों को ये याद है? ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, आपका दिमाग चलने लग जाए, वार्म अप हो जाए, इसलिए बस एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं। मान के चलो यहाँ पे एक ब्लॉक था, नत समतल पर रखा हुआ था कोण थीटा पर, और इस पे लग रहा है एक बल F ऊपर की तरफ। तो यह ऊपर की तरफ गति भी कर रहा है। यह क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ गति भी कर रहा है। तो अगर यह ऊपर की तरफ गति करेगा तो इस पे लगने वाला मंदन बल क्या होगा?
चलिए बताइए, पीडीएफ होमवर्क अपलोड, हाँ मेरे गले में घर्षण हो रहा है आज सुबह से ना, वहां पर मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा तो पूरी कुछ ज्यादा खा ली है, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि गले में घर्षण बढ़ चुका है और अभी मेरी आवाज भी धीमी निकल रही है। तो सुबह उठा था तब भी ज्यादा घर्षण लग रहा था गले में, और अभी मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है। तो घर्षण कम करने के लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी पिया है, अब देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर में। हाँ भाई, तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें घर्षण बल कौन सा लगेगा, सॉरी नीचे की तरफ लगने वाले बल कौन कौन से होंगे। तो सर अगर ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसमें नीचे लगने वाले बल, बस इतना सा रिवीजन के लिए कि mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो घर्षण बल भी नीचे की तरफ लगेगा म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो परिमाणी बल हो जाएंगे वो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा होगा। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करना चाहते हैं। तो अब इसमें एक क्वेश्चन से ही करेंगे क्लास की शुरुआत, ताकि हमें हाँ भाई, तो इसमें हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें करनी है, और हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में हम आगे बढ़कर इसमें दो ब्लॉक प्रॉब्लम या दो ब्लॉक प्रॉब्लम जो होती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी क्लास की शुरुआत करते हैं हम एक बढ़िया से क्वेश्चन के साथ में। यहां पर एक क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे, उसका वो डायग्राम होगा ना। एक क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, छोटा सा क्वेश्चन, सवाल लिखेंगे। दिए गए चित्र में लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। दिए गए चित्र में निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण कितना आएगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास निकाय, इसमें आपको त्वरण ज्ञात करने। प्रदीप वर्मा बेटा, अगर आपका एक और कमेंट आया तो मैं आपको 2 दिन के लिए कोर्स से ब्लॉक करवा दूंगा, है ना। तो आप वैसे भी क्वेश्चन कम ही कर पाओगे, फिर हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। क्लास 12 पढ़ाओ बेटा, तू और कहीं से जाकर पढ़ ले, निकल ले मेरी क्लास से। राम जी, बोलने की तमीज नहीं है तुझे, ठीक है। तो अभी तुम चले जाओ यहां से क्लास में, जब 12th पढ़ाऊंगा तब आ जाना, या और कहीं से पढ़ना हो तो 12th पढ़ लो। यू आर फ्री, जहां से पढ़ सकते हो पढ़ लो, जिससे पढ़ना हो पढ़ लीजिए। कृपया करके हमारी क्लास में जो पढ़ने बच्चा आया है, जो बच्चा मेहनत करना चाह रहा है और जिसको वाकई में नीट की परीक्षा देनी है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं उतारू हो रहा है, वो बच्चों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, और उन्हीं को हम पढ़ाएंगे भी, बाकी सब जा सकते हैं। 2 बच्चे भी होंगे तो पढ़ा दूंगा मैं। देखो, तो यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये नीचे एक M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, और ये पूरा निकाय जो है वो इस दिशा में त्वरण कर रहा है। तो क्या आप एक लाइन में इसका त्वरण मुझे लिखकर बता सकते हैं? क्या आप एक लाइन में इसका त्वरण लिखकर बता सकते हैं, हाँ या ना? कितने बच्चे एक लाइन में त्वरण लिखकर बता सकते हैं? तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा सर, यहां पर हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं। त्वरण हमने एसपी स्टार से सीखा, ये होता है परिमाणी बल बटे में कुल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान। तो परिमाणी बल कितना लग रहा है, कहां कहां पे लग रहा है? तो देखो भाई, क्या मैं बोल सकता हूं कि सर इस पूरे निकाय को अगर आगे की तरफ चलाना, देखो दोनों दिशाओं में, अगर इधर चलेगा तो अलग कहानी होगी, इधर चलेगा तो अलग कहानी होगी, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें घर्षण बल जो है वो पीछे की तरफ लगेगा, यहां पे घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है। अगर यह नीचे की तरफ जाता तो घर्षण बल ऊपर की तरफ लगता, तो किस दिशा में गति कर रहा है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, यहां पर सर m1g sin थीटा से नीचे चलाना चाह रहा है, सॉरी m1g नीचे चलाना चाह रहा है, m2g sin थीटा और घर्षण बल दोनों इसके त्वरण के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। क्या हाँ या ना? क्या ये बात सभी को चमकती है कि सर यहां पर त्वरण की विपरीत दिशा में लग रहे दोनों बल, कौन से? m2g sin थीटा और घर्षण बल।
तो अगर हम लिखना चाहे तो क्या ऐसा लिख सकते हो, और कितनों ने यह आंसर निकाल लिया, m1g माइनस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g कॉस थीटा बटे में m1 प्लस m2 इसका त्वरण आएगा। जल्दी से एक बार कमेंट्स में आग लगा दो जिन्होंने ये आंसर लिख लिया, जिन्होंने ये आंसर लिख लिया। क्या कि सर यहां पर m1g नीचे की तरफ लगेगा, m2g साइन थीटा विपरीत दिशा में, म्यू m2g कॉस थीटा भी विपरीत दिशा में है, बटे में m1 प्लस m2। ये हमें त्वरण आना चाहिए। और जो बच्चे नहीं लिख पाए उनको मैं सतर्क करना चाहूंगा कि अगर आपको जीवन में कुछ दिन बीच बीच में मिल रहे हैं, क्या कि ऐसे दिन जिसमें आपको ऐसा लगा कि सर अभी हमारी क्लासेस नहीं हो रही है और आपने उन दिन की ढंग से प्लानिंग नहीं करी, तो आप आगे नहीं कर पाओगे ढंग से। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मौका मिला था आपको, है ना, अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 3 दिन क्लास नहीं हुई थी, 3 क्या, इनफैक्ट अगर संडे भी गिन लिया जाए, संडे भी छुट्टी ही होती है आपकी, तो आपको 15 अगस्त और इन सब के आड़ में 3 से 4 दिन मिल गए। और अगर आपने इन 3-4 दिन में अपना जो बैकलॉग था या जो होमवर्क था पुराना वो कवर नहीं करा, या आपके जो भी टेस्ट छुट्टे हुए थे वो नहीं दिए आपने इन 4 दिनों में से अगर 2 घंटे भी 4 घंटे भी इधर उधर बर्बाद कर दिए, तो जीवन आगे बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आगे ऐसी लगातार छुट्टी मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका था आप लोगों के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा समय था। मैं बस उन बच्चों के नाम जानना चाहूंगा जिन्होंने ईमानदारी से 4 दिन की बढ़िया से प्लानिंग करी थी और ये 4 दिन बढ़िया तरीके से पढ़ाई करी, बढ़िया से पढ़ाई करी और दिल खुश है, आज मन में संतुष्टि है कि हाँ सर हमने 4 दिन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है और सर मजा आ गया था। सर 4 दिन का मैंने 100% यूज किया है। कितने लोगों को लगता है ना ये कोई देखने नहीं आएगा, आपको कोई बोलने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा, लेकिन खुद की ईमानदारी खुद के पास है। कितनों को लगता है कि हाँ सर मैंने 4 दिन का 100% यूज किया, 4 में से 3 दिन भी मैंने अच्छे से यूज किया। कितनों को लगता है 4 में से 2 से 3 से 4 दिन मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यूज करे सर, और अच्छे तरीके से सारी चीजें पढ़ लिए, रिवाइज कर लिया, जितना हो सकता था उतना बेस्ट करने की कोशिश करी। हाँ, और जिन बच्चों ने एंजॉय किया है बहुत बढ़िया है ना, और जिन बच्चों ने एंजॉय किया, जिन लोगों ने मस्ती मार ली, जिन्होंने वेस्ट कर दिया टाइम, तो बेटा ये मौका जो था ना, ये आपको ऐसा समझो कि साल में 2-3 मौके ऐसे मिलेंगे बस। एक आधी बार दिवाली वाले पे मिलेगा और इसमें 15 अगस्त पे मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। पिछले साल शायद संडे को ही 15 अगस्त थी, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं यूजुअली। अगर आपको ये मौका मिला था तो आपको 100% तरीके से यूज करना चाहिए था, बढ़िया तरीके से शेड्यूल होना चाहिए था कि इस दिन में मुझे ये पढ़ना है और ये रिवाइज करना है। चलिए अभी तो हम आगे बढ़ते। बेटा यहाँ पे माइनस ही होगा, एक बच्चा बोला प्लस होगा, नहीं माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों बल समान दिशा में और त्वरण की विपरीत दिशा में। जो भी त्वरण की विपरीत दिशा में उसमें माइनस लगाएंगे, जो त्वरण की दिशा में होगा उसमें प्लस लगाएंगे। रक्षाबंधन नहीं बेटा, रक्षाबंधन पे मैं कहीं नहीं जा रहा, तो रक्षाबंधन पे हो सकता है क्लास हो आपकी। हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन नहीं होगी, लेकिन उससे आसपास वाले दिनों में पूरी क्लासेस लगेंगी। या हो सकता है कि मुझे लगा कि भाई साहब आज तो कुछ तूफानी किया जाए। देखो एक और जबरदस्त सवाल करते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको पढ़ते हैं और पूरा बैकलॉग क्लियर कर लिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। ऐसे ही बच्चे मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं और बाकी सब देखते रह जाते हैं। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है सवाल में, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। क्या, किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा या एक ब्लॉक रखा है, फिर बोला है कि तख्ते के उस सिरे को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। अच्छा, ये बढ़ाया 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 बढ़ाया। जब कोण 30 डिग्री बनता है तो बक्सा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देता है और 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करने लगता है। तो बक्से में आपको क्षैतिज और गतिज घर्षण गुणांक के मान ज्ञात करने हैं, है ना। 1 नंबर सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार सा कंसेप्ट। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यहां पर हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है,
हमारे पास यहां पर देखो क्या होगा, क्या एक्चुअल में, जिस तरह हम इसको उठाएंगे तो यहां तक उठा दिया। तो अगर हमने इसे कहीं तक भी उठाया है ना, किसी भी XYZ कोण तक उठाया, तो इसने बोला 30 डिग्री तक उठा, तो 30 डिग्री तक उठा, तो 30 डिग्री पर उठाकर क्या होगा, 30 डिग्री पर उठाते ही सर ये गति कर गया। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इसका विश्राम, ये यहां पर इसका विश्राम कोण जो होगा, जिस कोण पर ये जस्ट नीचे फिसलना शुरू हो गया, एंगल ऑफ रिपोज जिसे हमने किया था, उसमें हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि tan थीटा बराबर म्यू होता है, और ये म्यू जो होगा वो स्टैटिक या स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा। तो tan थीटा जो होगा वो म्यू के बराबर होगा। मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं सर कि tan 30 डिग्री बराबर होगा म्यू के, या 1/√3 बराबर होगा म्यू एस के, 1/√3 बराबर होगा म्यू एस के। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात क्लियर है सभी को? म्यू एस जो होगा वो 1/√3 होगा। तो 1/√3 मतलब क्या हो सकता है, 1/√3 क्या हो सकता है भैया? 1/√3 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3 की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। तो सर कैसे निकालेंगे, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/1.7 है ना, 7/3 होता है, 1/1.7 भी कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 10/17, 10/17, या मैं से 0 पॉइंट है ना, यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो क्या मैं इसे 0.6 लिख सकता हूं? जैसे 0.57 आता है यहाँ पर, तो उसे लगभग हम 0.6 लिख सकते हैं। यह म्यू एस की वैल्यू है। स्थैतिक घर्षण गुणांक आ चुका है। क्या आ चुका है? स्थैतिक घर्षण गुणांक आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, अब जब वो नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहां तक तो बात क्लियर होगी सर। लेकिन सर ये गति करने लगे, तो क्या सर उसी कोण पे गति करना संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि एक बार वो स्टैटिक की कंडीशन से निकला, तो अब क्या हो जाएगा, अब गतिज घर्षण आ जाएगा, और गतिज घर्षण जो होगा उसकी वजह से यह तुरंत नीचे की तरफ भाग जाएगा, तुरंत नीचे की तरफ भाग जाएगा और तेजी से भागेगा और इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो आओ, है ना, ये केस 1 या फर्स्ट वाला हो गया। जिसको ऐसा अच्छा नहीं लगता, कैसे लाया था ये हमें, या कैसे किया था हमने, ये mg sin थीटा बराबर होगा म्यू mg cos थीटा के। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व करके यही आएगा। अब जब गति हो रही है, तो गति के दौरान क्या होता है सर, गति के दौरान केस नंबर 2, गति के दौरान क्या होगा सर, इसकी गति कहां हो रही है सर, ये नीचे की तरफ त्वरित हो रहा है। कहां, किस दिशा में त्वरण हो रहा है? नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है। नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है, mg sin थीटा नीचे की तरफ हो रहा है। अच्छा, अगर mg sin थीटा नीचे की तरफ हो रहा है, तो क्या पीछे की तरफ म्यू mg cos थीटा होगा? हाँ सर, घर्षण होगा। तो क्या मुझे पता है कि इसका जो त्वरण होता है, अभी हमने आकर देखा था, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। मुझे पता है क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट अजीब है या सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्या है और सॉल्व कैसे करते वो सिखाना चाहता हूं। वैल्यू थोड़ी अजीब हो सकती है सॉल्व करने पर। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास इसका त्वरण आ चुका है। अब क्वेश्चन ने बोला कि जब नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय करता है। तो 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी, तो क्या हमें दूरी दी गई है, हमें समय दिया गया, तो क्या हम गति का द्वितीय समीकरण लगाकर इसका त्वरण निकाल सकते हैं? त्वरण क्यों निकालना है मुझे, कि अल्टीमेटली मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना है ये म्यू। तो म्यू निकालने के लिए कोण पता है, बिल्कुल सर, लेकिन त्वरण का मान नहीं पता। तो त्वरण का मान ही दिया हुआ है, ये त्वरण का मान ही दिया हुआ है। तो यहां पर त्वरण का मान दिया हुआ, तो क्या होगा, s बराबर होगा सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रारंभिक वेग तो है 0, दूरी कितनी जानी है 4 मीटर। ओके सर, हाफ इंटू त्वरण कितना है, त्वरण तो निकालना है सर, इंटू समय कितना लगा 4 सेकंड, तो 4 का वर्ग हो गया। तो कितना आ गया सर यहां से त्वरण की वैल्यू आएगी बेटा, ये 4 है। अच्छा सर, 16 हो जाएगा, तो ये कटेगा यहां से, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू 16। 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 4 से 1 4 कट गया, यहां से 2 कट गया, या a की वैल्यू जो होगी 1, या ये 2 नीचे आ जाएगा, त्वरण का मान जो है वो 1/2 आ जाएगा। त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब इसको बराबर कर लो और यहां से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा सर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर होगा 1/2 के। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और म्यू की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, यहां से म्यू के आएगा, आपका कौन सा आएगा, म्यू के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस सवाल को, ये असली तरीका है या आम जिंदगी है जिससे सवाल को करना चाहिए था, लेकिन हम चाहे तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से या दूसरे एसपी स्टार से भी चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? अच्छा पहले तो बता दो, क्या सभी को ये मेन तरीका समझ में आ गया? क्या करना था? हो सकता है आपको नीट के एग्जाम में वो आसान सी कुछ वैल्यूज दे दे, जैसे कोण का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री न देते हुए 37 डिग्री दे दे या 53 डिग्री दे दे, जिसकी वजह से रूट में आंसर ना आए और अच्छा आंसर आ जाए और आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, बाकी अब बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या था? बेस्ट पॉसिबल तरीका ये होता है कि हमें पता है सर स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है वो हमेशा बड़ा होता है गतिज घर्षण गुणांक के, मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर हमने एक कैलकुलेट कर लिया है 0.6 तो दूसरा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, है ना। हम बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि पहला ही आंसर होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है कहानी? क्या दोनों तरीके समझ में है ना? एसपी स्टार भी क्या सभी को समझ में आ गया? और क्या ये पूरा मेथड भी समझ में आया? क्लियर है मामला सभी को? ठीक है कहानी सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार के एक दो और क्वेश्चन से एक दो और टाइप डिस्कस करना है हमें, है ना। नरेंद्र गोस्वामी बेटा क्या चाहता है तू? क्या है आपकी दिली ख्वाहिश? 0.57 को 0.6 या तो फिर तुझे डिवाइड करते नहीं आता है? हाँ भाई, थोड़े से दिमाग से पैदल हो क्या? यहां पर 1/1.7 करेगा तो 10/17, तो इसको डिवाइड करना भाई, तो ये 0.75 आएगा, 57 आएगा और इसको 0.6 लिख लिया। इसमें क्या दिक्कत है? 0.6 क्या समझ नहीं आया इसमें? ठीक है, चल देखो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में समझ आया? अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, ये इसको मैंने आगे सॉल्व नहीं करा, मैं इसको सॉल्व नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया स्थैतिक घर्षण आ गया तो गतिज घर्षण गुणांक मैं निकाल सकता हूं। हाँ, और ये प्रीवियस ईयर है, नीट 2015 का सवाल है ये। केस 2 फिर से मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझ लो यहां पर। हाँ, केस ये बेटा सी आंसर क्यों नहीं हो सकता, वही तो मैं बोल रहा हूं। जब मेरे पास स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.6 आ चुका है, दो ऑप्शंस थे, तो ये वाला ऑप्शन क्यों चुना? क्योंकि ये 0.6 आ चुका है। 0.4 आता तो फिर मैं तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर रहा था। इसके अलावा एक और बार रिपीट कर देता हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है कि देखो यार, ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ एथ वर्ण से जा रहा है। तो अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ एथ वर्ण से जा रहा है तो इसमें जी साइन थीटा नीचे लगेगा, पीछे की तरफ घर्षण लगेगा, तो एम जी साइन थीटा और पीछे की तरफ घर्षण। अच्छा, तो इस कंडीशन में त्वरण अभी अभी आते ही मैंने रिवाइज भी करवाया था आपको, क्या कि त्वरण जो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब आपको क्या निकालना है? आपको ये म्यू के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? गतिज घर्षण गुणांक की वैल्यू निकालनी है, या म्यू के की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू के की वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू के क्या होगा? म्यू के निकालने के लिए आपको पहले त्वरण ज्ञात करना होगा। तो त्वरण कैसे आ सकता है? त्वरण के लिए आपको बोला गया कि ये जो वस्तु गति कर रही है इसमें 4 सेकंड में 4 मीटर गति कर रही है, मतलब कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। प्रारंभिक वेग 0, दूरी 4 मीटर जाना है, और त्वरण आपको नहीं पता, समय आपको पता है 4 सेकंड। तो यहां से त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। त्वरण का मान आएगा हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्या आएगा, हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आएगा, इसमें हम त्वरण की वैल्यू रखेंगे, त्वरण फिर उसके अंदर जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा होगा। अब इसमें म्यू के की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, साइन थीटा की जगह और कॉस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखो, म्यू के आ जाएगा। ये थी आम जिंदगी, इससे हम करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी हमने डायरेक्ट आंसर जो है, डायरेक्ट आंसर जो कैसे निकाल लिया, हमें पता था कि सर स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है ना, ये √3 की वैल्यू जो होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है। तो हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू रखी और ये 1/1.73, तो ये 10/17 हो गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू आ गई म्यूस के बराबर। ओके, तो यह जो होगा वह हमने ये 0.6 रख लिया और इसलिए हमने ये 0.6 वाला आंसर चूज कर लिया। अब ये वाला क्यों नहीं किया रहा, क्योंकि इन दोनों में बराबर है, लेकिन म्यूएस जो होगा या स्थैतिक घर्षण गुणांक बड़ा होना चाहिए गतिज घर्षण गुणांक से। ठीक है, फोर्थ वाला चूज क्यों नहीं करा, समझ में आ गया सभी को? हाँ, ये √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.73 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो और देखो यार, अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हें आगे वाले क्वेश्चंस नहीं करवाऊं मैं, क्योंकि मैंने अभी ये जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करवाया, लेकिन इसमें क्या हुआ है, कुछ बच्चों ने रिवीजन किया है, बढ़िया तरीके से पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने रिवीजन नहीं करा है। अब उन्होंने जोश में आके अभी हाँ तो बोल दिया था, लेकिन जब वो इतनी इजी सी बात, ये वाली बात नहीं पकड़ पा रहे हैं, √3 की वैल्यू 1.73 थी, ये तक भूल चुके हैं, तो आगे वाले क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो मैं आपको बस इजी वाले जो केसेस है वो बता रहा हूं। उसके अलावा मेरे पास 2-3 और बढ़िया वाले क्वेश्चंस थे। एक ये वाला एक बहुत ही रोमांचकारी सवाल है और एक और सवाल था ये वाला। ठीक है, तो 2 कंडीशन से ये वाले सवाल अगर आपको होमवर्क में दिखते हैं तो छोड़ देना, क्योंकि ये वैसे भी नीट में नहीं आएंगे, तो आपको तो वैसे भी नीट के अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, नीट भी आप शायद मुझे लगता है पढ़ना नहीं चाहते हो। तो ये वाले क्वेश्चन छोड़ के मैं आपको बस एक लास्ट कंडीशन 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, उसका फॉर्मूला बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, और हम अब देखेंगे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, मतलब कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो तो, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक हो तो क्या करेंगे। √7 की वैल्यू, बेटा आपको √7 की वैल्यू से क्या करना है, यहां पे √3 की वैल्यू की जरूरत है ना। ठीक है, चलो देखो, हाँ, और अब थोड़ा सा शांति से पढ़ना है ना, मेरे गले में घर्षण कुछ ज्यादा बढ़ चुका है ऐसा लग रहा है मुझे। देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां पर ध्यान देंगे सभी। ये 2 इंपॉर्टेंट से सवाल है, मतलब ये आप चाहो तो इसका सीधे आंसर भी याद रख सकते हो, क्योंकि इतिहास में 2 ही बार ये वाले सवाल, मतलब एक ही बार ये दोनों सवाल आए हुए, लेकिन बहुत मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो यहां पर अब हो सकता है नीट में आ जाए, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम ही है इन क्वेश्चंस को आने की। ये क्या बोला है, ये बहुत ही मस्त सवाल है। बोला है झुकाव कोण थीटा वाले नत समतल का ऊपरी आधा भाग पूर्णतः चिकना, जबकि निचला अर्धभाग खुरदुरा है। एक वस्तु शीर्ष से विरामावस्था से फिसलना प्रारंभ करती है और निचले तल पर पुनः विरामावस्था में आ जाती है। निचले अर्धभाग का घर्षण गुणांक क्या होगा। ठीक है, क्या मस्त सवाल है, ये हम देखते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है यहां पर सवाल बोल रहा है कि देखो यार, यहां पे मेरे पास, सवाल वाले के पास एक मजेदार सा नत समतल है। अब इस नत समतल पर आधा भाग जो है वह चिकना है, मतलब कि अगर मान के चलो मैंने बोला कि ये वाली दूरी x हो जाए, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी x। दोनों दूरियां मैंने x बोल दी क्योंकि बराबर है, x/2 भी लिख सकते, या मैंने x बोल दिया ज्यादा आसान करने के लिए। अब आधे तक तो कोई आधे तक तो कोई भी घर्षण नहीं था, तो ये आसानी से फिसल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, नीचे में घर्षण आ गया। तो अब उसमें क्या मजेदार सी बात हुई कि यहां पर ये जो ब्लॉक था वो तो नीचे फिसलना शुरू हुआ। ध्यान समझना, ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ फिसलना शुरू हुआ, इसका द्रव्यमान m था, तो यहां तक पहुंचेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा। क्या ऐसा मैं बोल सकता, इसके पास कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा इस दिशा में। ठीक है, चिकनी सतह, यहां कोई घर्षण नहीं था।
यहां पर कोई घर्षण नहीं था और यहां पे घर्षण है, तो यहां पर घर्षण होगा तो क्या होगा कि देखो अब ये जैसे ही नीचे आने लगेगा तो इसमें mg sin थीटा तो लग रहा था, इसके पास ऑलरेडी कुछ वेग था। अब अल्टीमेटली इस पर मंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंदन। घर्षण बल इसे रोक देगा, घर्षण बल इसे रोक देगा। तो घर्षण बल उसे यहां तक लाकर रोक देगा और यहां पर लाकर उसका वेग फिर से 0 हो गया। मतलब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली कहानी होगी। तो दो केसेस है इस सवाल के, दो अलग अलग पार्ट में हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2। यहां पर वेग u बोल देते हैं। क्या इतनी सी कहानी सभी को समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्या ऐसा लग रहा है कि सर हाँ बहुत बहुत मजेदार सा सवाल है? क्यों? क्योंकि यह नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो ये चिकनी सतह है, उसके बाद में ये खुरदुरी सतह है, तो चिकनी सतह पर फिसलेगा और खुरदुरी सतह पर रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो सबसे पहले खुरदुरी सतह का ही सारा चक्कर है, तो उससे पहले हम केस 1 में इसका वेग निकाले। तो केस 1 में क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस पे नीचे की तरफ त्वरण क्या होगा? इस पे नीचे की तरफ त्वरण क्या होगा? केस 1 में त्वरण, तो त्वरण होगा सर g sin थीटा। क्यों? क्योंकि अभी चिकनी सतह पुराना वाला केस नॉर्मली जो कर सकते हैं। तो यहां पर जो त्वरण आया तो उसके कारण हम वेग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गति का तृतीय समीकरण यूज करके। प्रारंभिक वेग 0 है, तो क्या मैं वहां पर वेग जो है ना वो लिखूंगा v² बराबर होगा u² प्लस 2gh। तो h की जगह मैं कैसा लिख सकता हूं? 2as लिखना चाहिए वैसे मुझे, और मुझे पता है सर कि प्रारंभिक वेग 0 था, जब गति करना शुरू करी तब वेग 0 था। तो जब वहां पर पहुंचेगा तो वेग हो जाएगा √2a इंटू एक्स, दूरी है x और a की जगह लिख देंगे √2g sin थीटा इंटू एक्स। यह वेग हो जाएगा जब वह आधा फिसल जाएगा। अब यहां पर पहुंचा, ठीक है, चलो इसको भी ही बोल देते हैं, यहां पर पहुंचा। अब याद ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना आपको कि यहां पे ये त्वरित हुआ, अब ये मंदित होगा, तो यहां पर वेग जो है वो v है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ने लगेगा तो मंदन होगा और अल्टीमेटली यहां जाकर रुक जाएगा। तो गति का तृतीय समीकरण हमें फिर से यूज करना होगा केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 क्या अब हम बोलेंगे कि सर यहां पर प्रारंभिक वेग जो है, अब केस नंबर 2 का जो इसका जो अंतिम वेग हो वो अगले वाले के लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2g sin थीटा इंटू एक्स। अच्छा सर, अब यहां पर ये जो त्वरण आएगा है ना, अच्छा अब जब नीचे की तरफ ये फिसलता है तो हम त्वरण लिखते g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, बोल हाँ है ना, g कॉमन लेके sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अब यही मंदन होगा, इसे हम लिखेंगे माइनस g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। कितनों को यह समझ में आ गया क्यों मैंने माइनस लगाया? क्यों? क्योंकि अब यही त्वरण अभी भी नीचे की तरफ ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में त्वरण नहीं है, मंदन है, इसका वेग घटा रहा है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, मैंने माइनस लगा दिया। अब अगर ये समझ में आ गया तो हम यहां पर फिर से गति का तृतीय, अगर आपको यह माइनस नहीं लगाना था तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, उससे भी कर सकते थे सीधी सीधी, लेकिन मैं गति का तृतीय समीकरण लगाना चाह रहा हूं फिर से। तो ये हो जाएगा v² बराबर होगा u² प्लस 2s। अब अंतिम वेग जो है वो 0 होगा, प्रारंभिक वेग जो है वह हो चुका है, कितना होगा √2g sin थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है? ए है सर माइनस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स। घबराओ मत, कुछ नहीं करा, बस मैंने वैल्यूज रखी है, बस मैंने वैल्यूज रखी है। अब इसको सॉल्व करके हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहानी खत्म हो चुकी। इसको सॉल्व करके हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ये बात आ गई है सभी को समझ में? क्या ये बात आ गई है सभी को समझ में? क्या यहां तक जो भी मैंने किया वो सभी को है चमकता बहुत ही बढ़िया रूप से? क्लियर है कहानी? चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहां पर? अब यहां पर सर हम चाहे यहां पर
तो क्या कर सकते हैं, हाँ भाई यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सर अब ये जो जी साइन थीटा इसमें सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर की तरफ, मतलब कि यह मैं चाहूं तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, और ये वाला माइनस भी इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्टीमेटली मैं इस पूरे को कर सकता हूं सॉल्व और निकाल लूंगा मैं म्यू की वैल्यू, है ना। केस 2 में क्या किया फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे, है ना। क्या करा मैंने यहां पर बोला प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग जो है वह कितना आया, प्रारंभिक वेग जो है वो √2g sin थीटा इंटू एक्स आया। क्यों आया यहाँ पे प्रारंभिक वेग इतना, क्योंकि देखो यार यहां से यहां तक आएगा तो ये यहां पर आकर इसका वेग बन गया, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो यहाँ पे तो शून्य था, त्वरित होते तो यहाँ पर आया, ओके सर यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर पहुंचने के बाद में क्या होगा, यहां पर पहुंचने के बाद में अब इसमें मंदन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, मंदन होने लगेगा। तो अब ये मंदन होने लगेगा तो यहां पर मंदन होगा, तो मंदन होने के चक्कर में ये अल्टीमेटली यहां पे जाके रुक जाएगा, तो फाइनल वेग इसका 0 हो गया है। क्लियर है, आ गई बात समझ में इतना। तो यही हमारे लिए अल्टीमेट चीज थी, अब हम इसे कर लेंगे सॉल्व। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा, अच्छा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर है ना, यहां पर यह जी साइन थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो इसे रूट पर स्क्वायर है तो किसके जी साइन थीटा इंटू एक्स लिख सकता हूं। यह उधर की तरफ जाएगा तो यह नेगेटिव हो जाएगा, ये उधर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड यार, यहां पर एक नेगेटिव बीच में भी आएगा ना, क्यों, क्योंकि हम मंदन का केस डिस्कस कर रहे हैं, हम किसका केस डिस्कस कर रहे हैं, मंदन का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर अब यह इसको उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं तो हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, यहां पर ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा, और यहां पर ये देखो 3 माइनस है, 1 2 3 माइनस, तो इसमें एक माइनस अल्टीमेटली आगे बचेगा, है ना, जो कि अरे एक मिनट, ये तो ये सही तो था, ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सब कुछ सही चल रहा था, हाँ। तो यहां पर ये माइनस साइन था और ये एक्चुअली मैंने यह वाला माइनस यहां पर रख दिया है, अब यहां पर ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस प्लस 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू एक्स। चलो भाई पहले तो इतना देख लो, पहले तो इतना देख लो, क्या किया मैंने यहां पर, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं करा, ये यहां पर है ना, ये यहां पर था, तो इस वाले को उठाकर मैं इस तरफ ले गया, इस वाले को उठाकर मैं इस तरफ ले गया, तो यहां पर अच्छा एक सेकंड यार, ये नेगेटिव आना चाहिए और ये वाली वैल्यू फिर पॉजिटिव करना पड़ेगी और फिर ये वाली वैल्यू नेगेटिव करना चाहिए हमें, तभी हमारी बात बनेगी, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो यार यहां पर ना बीच में एक माइनस लाना पड़ेगा, क्यों माइनस लाना पड़ेगा, एक बार फिर से समझ लो इस चीज को, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, हाँ एक बार यहां पर ध्यान देंगे फिर से, क्या हो रहा है यहां पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax हमारे पास मामला हो गया। अच्छा अब इसमें यहां पर क्या हुआ है कि यह हमारे पास क्या था, यह मंदन था, तो यहां पर जब भी हम मंदन रखते तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax रखते हैं, तो ये 2ax में एक और माइनस साइन इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां पर यह नीचे की दिशा में गति कर रहा है, यह यहां पर देखो ऐसा है, ये यहां पर आया और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब ये इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है तो mg sin थीटा इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, घर्षण बल ऊपर की तरफ लग रहा है, और यह इसे विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में रोकना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें एक और माइनस लगा दिया, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये वाले 1 2 3 माइनस मिलकर यहाँ पे नेगेटिव बचा दिए, तो इस पूरे में से 2g x कट जाएगा सब कुछ, और अल्टीमेटली जो बचेगा माइनस साइन थीटा बराबर होगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के, ठीक है। तो इसमें हम यहां पर
हम यहां पर इस पूरे को सॉल्व करके रख सकते हैं। ये साइन थीटा एक तरफ आ जाएगा और कॉस थीटा एक तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा के, या म्यू की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यह हो जाएगा 2 टेन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसका आंसर भी सीधे सीधे याद रख सकते हो, है ना। एक बार फिर से देख लेते क्या किया हमने पूरे क्वेश्चन में। यहां पर इसमें त्वरण था, ये जो त्वरण था इस त्वरण की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा था, ये त्वरण की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद में यहां तक गया और इसमें होने लगा मंदन। ठीक है, अब मंदन होने लगा तो ये त्वरण हुआ, त्वरण के कारण इसका वेग बढ़ा, तो वेग बढ़कर हो गया √2g साइन थीटा इंटू एक्स, है ना। वेग बढ़ते 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 कितना हो गया, √2g साइन थीटा इंटू एक्स हो गया। अब इसके बाद में होना था इसमें मंदन, तो अब मंदन कितना होगा, तो देखो अब दो तरीके हैं, 2 बार नेगेटिव लो, या इसके अलावा आप चाहते कि नहीं सर हम एक ही बार नेगेटिव, देखो मैंने क्या करा, मैंने 2 नेगेटिव ले, यहां पे भी लिया यहां पर भी लिया, या आप चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप ऐसा सीधे सीधे बोल दो कि सर देखो यहां पर आपको क्या निकालना है, मंदन निकालना है। तो मंदन निकालना है, तो मंदन जो होगा इसमें वो होना चाहिए 2 बल लग रहे, एक mg sin थीटा नीचे और पीछे द फ्रिक्शन। तो अब अगर इसे नीचे जाते हुए रुकना है ना, देखो जिसको ये वाली स्टेप में डाउट हो रहा है कि सर ये वाला कैसे बना, उनके लिए मैं एक और तरीके से बता देता हूं कि ऐसा भी सोचा जा सकता है कि ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला जो याद रखा था वो मैंने कर दिया, लेकिन अगर किसी को लगता नहीं सर हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले से या डायरेक्ट वाले से करना है, तो उससे भी कर सकते हो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें पीछे की तरफ जो घर्षण बल लग रहा है म्यू mg cos थीटा, और नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, तो इनमें से म्यू mg cos थीटा जो होगा वो बड़ा होगा mg sin थीटा से। और अरे बेटे अगर इस पे मंदन लगाना ना, मतलब त्वरण पीछे की तरफ है, क्या है त्वरण पीछे की तरफ, मंदन है मतलब क्या हुआ, त्वरण पीछे की तरफ है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि म्यू mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए mg sin थीटा से। तो मैं यहां पर जो नेट बल करके चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता था, म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, ये बराबर होता एफ नेट के, और यहां से मैं a की वैल्यू या ma के बराबर करता मैं इसे, और मैं लिख सकता था mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो इसमें से mm कॉमन होके कट जाता, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती, g कॉमन बाहर रखकर म्यू cos थीटा माइनस g sin थीटा। ठीक है, आप सीधे सीधे इसका भी उपयोग कर सकते थे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैंने, इसके उल्टा क्यों कर दिया, मैंने आपको डिराइव भी कर दिया, क्योंकि सर यह एक्चुअल में जा नीचे की तरफ लगा, लेकिन क्या हो रहा है म्यू mg cos थीटा और साइन mg sin थीटा में म्यू mg cos थीटा बड़ा होना चाहिए तभी ये रुकेगा। तो त्वरण का मान जो है वो आप सीधे सीधे ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपने 2 बार नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर इसमें त्वरण की वैल्यू सीधी के सीधे ये रखिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा इस दुनिया में, है ना। अगर आपको ये मतलब आएगा क्वेश्चन तो ऐसा कैसा क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, ये यहां तक आया फिर उसके बाद में नीचे चले गया। क्लियर है? हाँ, जी कॉमन है, जी को देखो सर एक बार, जी हाँ ये जी तो मल्टीप्लाई में ना बेटा, जी सबके मल्टीप्लाई में है। अच्छा यहां पर जी है, ठीक है, यहां पर जी अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर जी अंदर की तरफ नहीं आएगा, वैल्यू नहीं देगा, चिंता ना करो, वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना चाहते तो फिर डायरेक्ट मतलब करना वही होता। फिर से एक बार केस 2 कर रहा हूं मैं, इसका केस 2 दूसरे तरीके से करके बता रहा हूं, जिनको पहले तरीके में समझने में दिक्कत हो वो इससे भी समझ सकते हैं। v² बराबर होगा u² प्लस 2as या 2ax
अब मैंने सीधे सीधे मंदन निकाल लिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, अंतिम वेग 0 हो चुका था, प्रारंभिक वेग मैंने निकाला था √2g साइन थीटा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू अब मैंने निकाल ली है। मैंने देखो एक काम करो यार, इसको जी को और म्यू को अंदर मल्टीप्लाई में ही रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जगह जी म्यू कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, अब आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे, आंसर फिर से वही आएगा, स्क्वायर कर लो, इधर की तरफ आएगा तो जगह -2g साइन थीटा इंटू एक्स बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 सब में, या एक काम करो इसमें से g कॉमन ही ले लो, तो जगह 2g इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। तो ये x से x कट गया, साइन g से g कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस साइन थीटा बराबर आया म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के। फिर ये उस तरफ जाएगा और आंसर वही का वही बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बिना किसी समस्या के। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, इसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, लेकिन वो वाला जो कॉमन सेंस है वो आपका काम करे, हर बार काम करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चल तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस सवाल में अगली इंपॉर्टेंट सी बात पर चर्चा करते हैं, है ना। एक और लास्ट सवाल हमारा बचता है, एक ये भी बहुत ही मजेदार सा सवाल है। ठीक है, इसका भी जो आंसर मैं निकाल के दूंगा आप वो आंसर याद रख सकते हो। ठीक है, क्या होगा, आओ देखो मिलकर करें। सर आप नहीं बेटा, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, चिंता ना करो। देखो एक और मजेदार सवाल है, क्वेश्चन में बोला हुआ है 45 डिग्री कोण के एक हमारे पास तल है ना। अब रुक्ष तल मतलब कि क्या होगा, एक हमारे पास घर्षण वाला तल है और एक हमारे पास चिकना तल है। ठीक है, तो बोला गया 45 डिग्री कोण के एक रुक्ष नत समतल पर नीचे की ओर फिसलने वाले पिंड का समय 45 डिग्री के पूर्णतः चिकने नत समतल पर फिसलने के समय से n गुना अधिक है। तो आपको बताना है यहां पर कि पिंड और नत समतल की सतह के बीच में गतिज घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, बताओ भाई, एक और मजेदार सा सवाल, स्लाइड पीछे कर दो बेटा, आप टाइम पर लिख लिया करो। माइनस आएगा एक और, अच्छा हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहां पर भी माइनस आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में चक्कर ये है, ठीक है वहां पर माइनस आना तो चाहिए, लेकिन मामला फंस जाएगा अपना, है ना। अगर मैंने यहां पर भी माइनस लगा दिया ना एक, तो फिर ये सवाल में कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि केस नंबर 2 से हमने जो सॉल्व किया है उसमें हमने परिमाणी बल निकाल लिया, वो आ गया ऊपर की दिशा में, और ये जो होगा वो नेट बल होना चाहिए, और नेट बल जो होगा वो तो हमने निकाल लिया। और इसमें एक और माइनस साइन लगा दूंगा। देखो एक्चुअल में चक्कर ये है, हाँ अगर एक और माइनस लगा देंगे साइन से साइन तो कट जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं ना कंडीशन, साइन से साइन कट जाएगा तो नहीं, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, मैं एक बार ये कंडीशन देख लूंगा, कल मैं आपको एक बार देख के बता दूंगा। बाकी अभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें अगर मैं माइनस लगाऊंगा, बोल तो सही रहे हो तुम कि एक और माइनस आना चाहिए सर इस कंडीशन में भी, तो इस कंडीशन में भी एक माइनस लगाऊंगा मैं, तो मामला फंस जाएगा।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसे मैं एक और बार देख लूंगा, मैं इसे एक और बार देख लूंगा। हाँ ये कट जाएगा तो फिर, हाँ ये वाला सॉल्यूशन मत नोट कीजिए अभी, ये वाला सॉल्यूशन मत नोट कीजिए अभी, क्योंकि इसमें तो साइन से साइन कट जाएगा। हाँ बेटा वो तो फिर 0 हो जाएगा ना, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वाला सॉल्यूशन मत नोट कीजिए, इसको हम एक और बार कल की कक्षा में देख लेंगे। चलिए अब हम अभी आगे बढ़ते, एक और मजेदार सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। इसमें मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस कंडीशंस को। देखो क्या है, हमारे पास दो नत समतल है, मैं आपको दो क्वेश्चन इसके साथ में करवाऊंगा, तो ध्यान से मेरी बातों को समझना है सभी को। देखो मान के चलो मेरे पास दो समतल है, ठीक है, दो समतल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है मेरे पास जिसका द्रव्यमान m है, यहां पर भी एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान भी m है, यहां पर कोई घर्षण नहीं है और यहां पे घर्षण है ना, नॉट इक्वल टू 0 हो गया म्यू, मतलब यहां पे घर्षण है, यहां पर घर्षण नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर, हाँ बेटा उस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कृपया करके थोड़ा सा समय कर दीजिए, है ना। वो हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, मैं एक और बार सॉल्व करके देख लूंगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन अगला है, हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहते हैं। देखो तो यहां पर ये एक एम ब्लॉक है, एक बार एक वहां पे त्वरण जी साइन थीटा आएगा, नहीं बेटा माइनस जी साइन थीटा क्यों आएगा त्वरण में, है ना। आप ठीक है वो क्वेश्चन छोड़ दो, वो क्वेश्चन मत नोट करो, मैं कल फिर से सॉल्व करवा दूंगा, अभी इस सवाल पर ध्यान दो सभी। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर हमारे पास ये एम ब्लॉक है, ये एम ब्लॉक जो है नीचे की तरफ फिसल रहा है और ये वाला ब्लॉक भी नीचे की तरफ फिसल रहा है। अच्छा अब यहाँ पे घर्षण नहीं है, यहाँ पर घर्षण है, तो क्या होगा दोनों कंडीशंस में, क्या होगा दोनों कंडीशंस में। तो सर यहाँ पे घर्षण अगर इक्वल टू 0 है तो यह फिसलेगा। अच्छा अब मान के चलो ये नीचे जब पहुंचा तो इसका वेग v1 है, जब ये नीचे पहुंचा तो इसका वेग v1 है, और जब ये वाला ब्लॉक नीचे पहुंचा तो इसका वेग v2 है, इसका वेग क्या है, v2 है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा वेग ज्यादा होगा v1 और v2 से? हाँ नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। v1 और v2 में से कौन सा वेग ज्यादा होगा, v1 और v2 में से कौन सा वेग ज्यादा होगा? एक वेग v1 है, एक वेग v2 है। उसी प्रकार से यहां पर समय की भी बात करी गई है ना, तो कौन सा समय ज्यादा होगा। तो एक बार हम पहले वेग पर चर्चा करेंगे, फिर समय पर चर्चा करेंगे। इसे नीचे आने में समय t1 लगा, इसे नीचे आने में समय t2 लगा। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं सर इन दोनों के कंक्लूजन से कि एक बात तो पक्की है कि मेरे पास जो v2 वेग होगा, v2 वेग जो होगा, v2 वेग सर वो कम होगा v1 से। क्यों? क्योंकि चिकनी सतह है, ये जल्दी फिसलेगा, इसका त्वरण ज्यादा होगा तो इसका वेग भी ज्यादा होगा। क्या ये समझे ना? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका त्वरण, एक बार त्वरण भी लिख देते, कंफ्यूजन ना हो, इससे त्वरण लिख देता हूं। इसका त्वरण होगा जी साइन थीटा नीचे की तरफ, और इसका त्वरण जो होगा वो होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, म्यू जी कॉस थीटा, जी कॉमन लिया। तो इसका त्वरण साफ दिख रहा है, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या दिख रहा है सर कि त्वरण पहले वाले का बड़ा है दूसरे वाले से। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जिसका त्वरण ज्यादा उसका वेग भी ज्यादा होना चाहिए, v1 बड़ा होना चाहिए v2 से, ठीक है। और t1 छोटा होगा t2 से, t2 बड़ा होगा t1 से। क्या तीनों बातें समझ में आ गई सभी को, है ना, कि सर जिसका त्वरण ज्यादा होगा तो उसका वेग भी ज्यादा होगा और उसका समय भी कम लगेगा। अब यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि सर इसका जो वेग होगा v1 जो होगा या v2 जो होना चाहिए वो n गुणा v1 हो जाए, क्या हो जाए, n गुणा। और इसी प्रकार से मैं t2 जो है वो लिख सकता हूं, या v2 बड़ा है, v2 छोटा है ना, एक मिनट, तो यहाँ पे v1 बड़ा, तो v1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा n गुणा v2 के। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि v1 बड़ा है तो मैंने बोला कि कुछ n गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा हो सकता है। या इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसी प्रकार से मैं यहां पे लिख सकता हूं सर कि t2 जो होगा वो n गुणा होगा t1 के।
क्या ये दोनों बातें सभी को क्लियर है? क्या ये जो लिखा वो सभी को क्लियर है ना? क्या है? n गुणा ज्यादा है। किसी को डाउट है तो लिख लो n गुणा अधिक है। ये एक्चुअल में ये वाला जो सवाल है इसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो n गुणा अधिक है। n गुणा अधिक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें थीटा और n के मध्य संबंध निकालना है। T2 कैसे ज्यादा होगा बेटा? देखो यहां पर क्या हो रहा है, जिसमें घर्षण ज्यादा है उसे फिसलने में ज्यादा समय लगेगा ना। अरे आई बात समझ में? आई बात समझ में कि जैसे ही ये नीचे की तरफ, ये जैसे ही नीचे की तरफ फिसलेगा, तो जैसे ही नीचे की तरफ फिसलेगा तो नीचे की तरफ फिसलेगा। तो ये मुझे चिंता ना करो, ये 2-3 सवाल जो घर्षण के हैं ये दिल पे पत्थर रख कर करवा रहा हूं मैं। मेरी आवाज से भी लग रहा होगा ना, मेरी आवाज में भी पत्थर लगा हुआ है आज, तो घर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जो सवाल है वाकई में थोड़ी डिफिकल्टी है, सब जी लेवल के सवाल है, लेकिन फिर भी आपको मैं तरीका बता रहा हूं। आप चाहो तो इसका सीधे सीधे आंसर भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार सहयोग करो, ध्यान से जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो, ताकि देखो ऐसा है ना कि यार आप ये चीजें अच्छे से करोगे तो आप जो निचले सवाल होंगे या जो इजी क्वेश्चंस या थोड़े से जो डिफिकल्ट सवाल होंगे वो भी आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 2 बातें हैं वो आपको समझना है, और ये 2-3 सवाल इसके इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो देखो क्या हो रहा है सवाल में, फिर से बता देता हूं। वहां पर एक चिकनी सतह है, तो देखो यार ये वैसे ये वाला सवाल आसान ही है। क्या कि जो चिकना सतह होगी उस पे वस्तु जल्दी जल्दी फिसलेगी, और जो खुरदुरी सतह होगी, जो खुरदुरी सतह होगी उसमें वस्तु को फिसलने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर यहां पर हम देखें तो इसमें सर त्वरण ज्यादा होगा जी साइन थीटा, इसका त्वरण कम होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये घर्षण रोक रहा है इसे। तो त्वरण 1 का ज्यादा होगा 2 से, तो इसका मतलब क्या होगा कि अंतिम वेग भी जो होगा वो पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले से, क्योंकि सर इसका त्वरण ज्यादा है तो ये जल्दी आएगा और वेग ज्यादा होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर जिसका त्वरण ज्यादा होगा वह उसका वेग भी ज्यादा होगा और उसको समय भी कम लगेगा। यार कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहा है तो उसका वेग ज्यादा होगा, और है ना एक्सीलरेटर बहुत तेज दे रहा है तो क्या होगा, उसका वेग ज्यादा होगा और साथ ही साथ उससे समय कम लगेगा। ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है। क्लियर है मामला? ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है। देखो अब इसमें यहां पर ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो अब यहां पर इसको हम बोल सकते हैं कि सर वेग V1 का है ना, V1 का जो होगा V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, और समय जो होगा इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। अब मैंने n गुणा कर दिया। अब ये n और थीटा के मध्य, n थीटा और म्यू के मध्य संबंध हमें ज्ञात करना होगा। तो अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखो एकदम आसान सी बात है। मैंने बोला मान के चलो प्लैंक की लंबाई जो होगी वो L होगी, है ना। ये हम आखिरी सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं, वैसे हमारे क्लास का टाइम भी हो गया, लेकिन मेरे घर में घर्षण बहुत ज्यादा हो गया और मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो इस वजह से बस हम ये समझकर आगे जो बचेगा वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें लगता है तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी कर लेंगे बाद में। चलिए अभी पहले ये समझ लेते हैं इस सवाल को। तो क्या मैं देखो दोनों में से कुछ एक चीज सॉल्व करूंगा, दूसरे का आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या मैं T1 T2 के लिए सॉल्व कर लूं? आप V1 V2 के लिए सॉल्व कर देना, ठीक है। क्या आप V1 V2 T1 T2 समय और वेग निकाल सकते हो? ठीक है, तो जैसे अगर मैं T2 समय निकालूंगा, T2 समय, तो T2 समय क्या होगा? T2 समय हो जाएगा सर। T2 समय कैसे निकाल सकते हैं सर? कैसे निकलेगा समय? मैं कौन से गति का समीकरण लगाऊं जिसमें मुझे दूरी पता है? दूरी कितनी है? दूरी यहां पर x है, तो दूरी x है, तो यहां पर दूरी अगर x है तो यहां पर गति का कौन सा समीकरण लगाया जाए जिसमें दूरी, समय और त्वरण आए? गति का द्वितीय समीकरण लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर यहाँ पर। तो क्या गति के द्वितीय समीकरण द्वारा लिख सकता हूं मैं कि x या s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
मतलब प्रारंभिक वेग तो 0 है सर, दूरी जाना है x हाफ इंटू a t का स्क्वायर, या मैं समय का मान निकाल सकता हूं, यहां से समय का मान आ जाएगा t स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2x बटे में a, 2x बटे में a। ठीक है, अच्छा तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर t1 की वैल्यू, या इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, t1 जो हो जाएगा वो √2a 2x बटे में a आ जाएगा। अच्छा तो अब मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है t2 जो है वो n गुणा है t1 के। अब मेरे को n का मान पता करना है कितने गुणा है, और अगर मुझे ऐसा बोल दिया कि कोण 45 डिग्री, तो कितने गुणा हो सकता है, यही है सवाल, है ना। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते, ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन फिर से देख लो। 45 डिग्री के कोण पर हमें बोला है कि एक खुरदुरी सतह है जिसमें वस्तु नीचे की ओर फिसलने वाले पिंड का समय 45 डिग्री के पूर्णतः चिकनी समतल सतह से फिसलने के समय से n गुणा अधिक है, ज्यादा है। तो n का मान, या यहां पर n के पदों में घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, दोनों चीजें पूछ सकते हैं, म्यू भी पूछ सकते हैं, n भी पूछ सकते हैं। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि सर इसमें T2 की जो वैल्यू होगी, है ना, T1 T2 की वैल्यू ये रही, T की वैल्यू, अब यहाँ पे 1 2 1 2 कर दूंगा, तो वर्ण 1 का तो वर्ण 2 का, मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, T2 का स्क्वायर बराबर होगा n स्क्वायर T1 का स्क्वायर, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि हमें रूट बार बार ना खेलना पड़े। तो T2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा सर T2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x अपॉन में a2 बराबर होगा n का स्क्वायर इंटू 2x बटे में a1, 2x से 2x कट गया, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया सर 1/a2 बराबर होगा n स्क्वायर बटे में a1 के। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे कर देते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा यहां पर, इसमें हम लिख सकते हैं a1 बराबर हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा n स्क्वायर इंटू a2 की। तो a1 की वैल्यू कितनी थी सर, पहले का त्वरण था g साइन थीटा, ओके, बराबर होगा n स्क्वायर इंटू दूसरे का त्वरण कितना था, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, g से g कट जाएगा, अब आपको निकालना है म्यू का मान, आपको निकालना है म्यू का मान, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन थीटा बराबर होगा n को मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर साइन थीटा, अच्छा एक काम करो, n का मल्टीप्लाई ना करते हुए साइन थीटा से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा जल्दी एक दो स्टेप कम करना पड़ेगी आंसर लाने के लिए। क्या कर रहा हूं मैं, इस साइन थीटा को नीचे भेज रहा हूं, इस साइन थीटा को नीचे भेज रहा हूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1 बराबर n स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, क्यों, ताकि मेरा आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाए। अब यहां पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये n स्क्वायर इधर लिया तो हो जाएगा 1/n स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस म्यू। अच्छा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट थीटा, और इसमें मैं गिली गिली छू करके म्यू की वैल्यू सीधे सीधे लिख सकता हूं, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा म्यू कॉट थीटा बराबर होगा 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, या कॉट थीटा भी नीचे चले जाएगा तो 1/कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, और यहां से म्यू का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा म्यू 1/कॉट थीटा 1 माइनस 1/n स्क्वायर, या म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन यह आंसर का आप रट्टा लगा सकते हो, इस आंसर का आप रट्टा लगा सकते हो। म्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। कैसे किया, फिर से एक बार पूरा संक्षेप में वर्णन कर देता हूं, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, मेरे को बोला है कि n गुणा अधिक है क्या, समय, तो यहां पर अभी मैंने समय के लिए सॉल्व किया, ऐसा कैसा आप वेग के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, गति का तृतीय समीकरण लगाकर सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि अगर समय 2 गुना ज्यादा लग रहा है तो वेग 2 गुना कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर किसी में
इसी में समय ज्यादा लग रहा है तो उसका वेग जो होगा वह कम रहेगा, तो आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, T2 और T1 की वैल्यू निकालनी थी। तो कैसे निकाली मैंने T2 और T1 की वैल्यू, उसके लिए मैंने पहले देख लिया कि भैया बेसिक क्या है। बेसिक था गति का द्वितीय समीकरण लगा सकता था हम कंसेप्ट के अनुसार। ये हो जाएगा x बराबर हाफ AT का स्क्वायर, तो T स्क्वायर बराबर हो गया 2x बाय a। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास T2 की जो वैल्यू होगी n इंटू T1 हो जाएगा। T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, n इंटू T1 हो जाएगा। तो अगर T2 जो होगा वो n इंटू T1 हो जाएगा, तो T2 का स्क्वायर बराबर हो गया n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इंटू T1 का स्क्वायर। मैं क्यों, क्योंकि आई एम वेरी चालाक, मेरे को पता था यहाँ पे रूट आ रहा है, तो रूट से बचने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो मैंने पहले स्क्वायर लगा दिया। 2x से 2x कट गया, ये आ गया 1/a2 बराबर होगा n स्क्वायर बाय a1। तो अब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं इनके बीच संबंध निकाल पाऊं। तो a1 बराबर होगा n स्क्वायर इंटू a2। ठीक है, तो यहां पर a1 की वैल्यू कितनी थी, पहले वाले का तुरंत था सर g sin थीटा। अच्छा, दूसरे वाले का तुरंत ये रहा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, g से g कट गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा टिपिकल हो सकता था, तो उसके लिए मैंने क्या आसान करा, मैंने sin थीटा से डिवाइड कर दिया इसको, तो sin थीटा बाय sin थीटा माइनस म्यू sin थीटा बाय cos थीटा हो गया। ये हो गया 1/n स्क्वायर माइनस sin थीटा बाय sin थीटा कट गया, 1 आ गया, और ये sin cos बाय sin को मैंने cot लिख दिया, ये एक संबंध बना। फिर इसी को मैंने घुमा करके मुझे अल्टीमेटली म्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या 1/cot थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूं, 1 - 1/n स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली वेग के लिए भी करना चाहो तो वेग के लिए भी आप कर सकते हो। एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूं। बेसिक क्या बताना, उसमें 2 इक्वेशन नहीं बनेगी, बाकी पूरा वैसा का वैसा आगे सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे वेग जो होगा, पहले वाले का वेग जो है वह आपको क्वेश्चन में तो समय ही बोला है, लेकिन वेग में भी बनाया जा सकता है सवाल। तो यहां पर वेग कैसे निकालेंगे, अच्छा, वेग के लिए मेरे हिसाब से गति का तृतीय समीकरण लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, गति का तृतीय समीकरण लगाना पड़ेगा अंतिम वेग निकालने के लिए। तो अंतिम वेग कैसे निकलेगा सर, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, एक बार इसका कंसेप्ट भी मैं पहले आपको बता देता हूं, झलक दिखा जा प्रोग्राम के तहत। तो अंतिम वेग होता है सर u स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2ax। तो अंतिम प्रारंभ वेग तो सभी का 0 है, तो v स्क्वायर बराबर होगा 2a इंटू एक्स। तो त्वरण दोनों का अलग अलग है, तो वेग दोनों का अलग अलग आएगा। तो क्या मैं इसमें भी चालाकी कर दूं और मैं यहां पे लिख दूं v1 का स्क्वायर बराबर होगा n स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर। ओके सर, तो यहां पर v1 की जगह लिख सकता हूं मैं 2a1 इंटू एक्स बराबर होगा n स्क्वायर इंटू 2a2 इंटू एक्स। एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या यहां पे लिखूंगा मैं a1 बराबर होगा n स्क्वायर इंटू a2। और अगर यहां पर समझा a1 बराबर होगा n स्क्वायर इंटू a2, तो यहां पर भी तो वही था, a1 बराबर होगा n स्क्वायर इंटू a2। दोनों का डेरिवेशन सेम ही है, लाइन वही बनेगी, तो इसके आगे की पूरी प्रक्रिया समान होगी, और इसमें भी म्यू की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी tan थीटा इंटू 1 - 1/n स्क्वायर। यही मेरा आंसर आएगा दोनों ही कंडीशंस में। हाँ, मेरे गले का फ्रिक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ पवन बेटा, लेक्चर नंबर 3 अगर आपका नहीं चल रहा है तो वैसे मैंने एक बार बोल दिया है, वो कर रहे हैं। अगर नहीं चलता तो एक बच्चे ने उसका जुगाड़ निकाला, उसने बोला सर डाउनलोड कर दो, चल जाएगा, तो आप भी डाउनलोड करके चला सकते हैं उसे। क्लियर है मामला। कल न्यू चैप्टर होगा क्या, आप लोग बता दो, मैं कल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, या फिर अगर आपके होमवर्क के क्वेश्चंस के डिस्कशन और इसमें एक छोटी सी बात बची हुई 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, 2 चीजें हो सकती है। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दे, फिर ये जो बचा हो उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रखें, या कल की क्लास में ये सब कुछ कर ले और परसों से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दे हम। हाँ, अभी हम मेडिसिन ले लेंगे। हाँ, और ज्यादा बेटर है कि ये जो चल रहा है उसको खत्म ही कर कर हम मामला आगे बढ़ाएं। चलिए, तो क्या ये वाली बात सभी को क्लियर है, क्या ये जो सब कुछ मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सर म्यू बराबर tan थीटा इंटू 1 - 1/n स्क्वायर। अब tan थीटा कितना, 45 डिग्री, tan 45 जो होता है वो 1 होता है, कहानी खत्म, पैसा जम, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिकली ज्यादा नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे सवाल किए हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े सवाल है। तो ये वाला एक सवाल किया है हमने, एक दो ये वाले सवाल किए हैं, और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इसके अंदर 2-3 सवाल छुपे हुए, एक ये वाला n1 n2 की वैल्यू, म्यू की वैल्यू वगैरह कुछ भी पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं, कल छुट्टी नहीं करेंगे, चिंता ना करो, कल छुट्टी नहीं करूंगा मैं, है ना, कल ठीक हो जाऊंगा, चिंता ना करो, है ना। चलिए, नहीं बेटा, कल छुट्टी नहीं करूंगा मैं, है ना। आपको थैंक्स अ लॉट, है ना। कुछ बच्चे बोल रहे सर आपको अगर तबीयत खराब लगे तो कल छुट्टी कर लेना, लेकिन चिंता ना करो, कल छुट्टी नहीं करेंगे, है ना। अभी वो मुझे पता है ठीक हो जाएगा वो, है ना। थोड़ा सा टॉन्सिल टाइप लग रहा है गले में, और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं, ऐसा है ना यार कि कल मतलब मैं 2-3 दिन घूम रहा था बाहर, मजे मार रहा था, और फिर आया एकदम से, और मतलब बाहर अभी मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, मतलब जैसे कल के दिन हम लोगों को लगा, पहले तो एकदम बहुत धूप हो रही थी, हम लोग बाहर निकले, बहुत धूप थी, फिर अचानक से बारिश हो गई, फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उस वजह से, और उसके अलावा फिर कल हमने ट्रैवल भी किया, फिर रात को आए, थोड़ा सा आराम ठीक से हुआ नहीं, और सुबह सुबह फिर वापस से क्लासेस लेने आ गए यहाँ पर, तो उस वजह से भी थोड़ा हो रहा होगा। बाकी कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम थोड़ा सा मेडिसिन ले लेंगे और ठीक हो जाऊंगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रेम मंदिर गए थे हम, बिल्कुल प्रेम मंदिर गए थे, प्रेम मंदिर बढ़िया। वैसे मैं प्रेम जा चुका हूँ, मथुरा वृंदावन हम 1-2 बार पहले भी जा चुके हैं। कल हमने ताजमहल देखा था, आगरा भी गए थे, मतलब परसों के दिन वृंदावन गए थे, कल आगरा गए थे। तो ताजमहल देख, मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ताजमहल देखा। मतलब मैंने ऐसे सुना बहुत था, और मूवीज वगैरह में बताते रहते, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगा, है ना। मतलब ताजमहल, मतलब मैं जैसे मैंने पहली बार देखा तो देखते रह गया, अरे गजब चीज बनाई है भाई ये, मतलब बहुत बहुत गजब बनाया गया ताजमहल है। मतलब अभी तक जो सुना था उससे ज्यादा बेहतर लगा। मथुरा आए थे आपने, मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली तो थी, पता चल गया होगा तुम्हें, मथुरा में था। चलिए, अच्छा तुम्हारे घर के पास ही था ताजमहल? अरे पहले बता देते। अच्छा आप भी, अरे बहुत बढ़िया। आगरा वैसे मतलब मुझे एज अ सिटी वाइज काफी बढ़िया लगी। मतलब मैं पहली बार ही आगरा गया था कल, और मतलब ज्यादा नहीं गए थे हम लोग, दोपहर में पहुंचे थे 12-1 बजे तक, और शाम को 5 बजे तक वहां से निकल गए थे। तो ताजमहल देखा और वापस निकल गए थे, मतलब 5-6 बजे तक। तो मुझे काफी बढ़िया लगा आगरा, क्योंकि बढ़िया मेट्रो वेट्रो भी बन रही थी, और रोड वगैरह भी बहुत बढ़िया लगे मुझे आगरा के। चलिए, हाँ फैमिली के साथ ही गए थे। राजस्थान भी, और राजस्थान तो बहुत घूम लिया, मतलब मैं पहले जयपुर में ही रहता था, जयपुर कोटा, तो राजस्थान तो काफी घूम लिया। हाँ मंदिर, अयोध्या का मंदिर बन जान दो फिर जाएंगे, बहुत बढ़िया। और कुछ? आगरा कहाँ है, इसके लिए तो भूगोल पढ़ना पड़ेगा। इंदौर अब आएंगे बताएंगे, इंदौर जब आएंगे तो। चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं। हाँ ये बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली, पूछा आगरा कहाँ, बोला यमुना किनारे। अब फिर आ गया, यमुना कहाँ है? आगरा के किनारे। दोनों कहाँ है? एक दूसरे के किनारे पे। इक्वल एंड अपोजिट, हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। दोनों एक दूसरे के अगले बगल में है। चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी रखते हैं, हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में इसमें बस मुझे आधा घंटे के करीब और लगेगा, जिसमें आधा पौना घंटे में मैं आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम समझा दूंगा, और उसके बाद में मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, ये वाले चैप्टर के भी और पिछले चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 10 बचा उसके भी।
चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।